आशुतोष जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि सीजाय सूर्यकांत के जो विचार आते हैं वो मोदी सरकार के विचार से, पीएम मोदी के विचार से मैच खा जाते हैं, उसके बाद विवाद और बढ़ जाता है? देखिए, निष्कर्ष निकालने वाले तो स्वतंत्र है, कोई भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन मैं तो ये मान के चलूंगा कि मुख्य न्यायाधीश की विचारधारा अलग हो सकती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा अलग हो सकती है, और दोनों एक ही तरीके से सोचते हुए ये भी महज इत्तेफाक हो सकता है। मुझे उनकी विचारधारा से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होगी जब ये लगने लगेगा कि दरअसल वो अपनी विचारधारा से, अपने फैसलों से सरकार की मदद कर रहे हैं या सरकार के दबाव में कोई काम करें। मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण इससे एक नैरेटिव नहीं बनता? इससे जो मोदी सरकार एक नैरेटिव पे काम करती है, लगातार पैसे खर्च करती है, पीआर करती है, तो एक नैरेटिव बनाती है जो अब वो विरोध ठीक है। प्रदर्शन करे वो देशभक्त नहीं कहलाता, आतंकवादी या कोई पाकिस्तान मदद कर रहा होता है, ऐसा वो लगातार जो विजय सूर्यकांत के बयान ट्रेड यूनियंस के बारे में हुए, प्रदर्शन को लेकर हुए, युवाओं को लेकर हुए और बाकी हुए जो जिस पे चर्चा कर रहे हैं विकसित विकासशील देश पे हुए और प्रगति कर रहे हैं, हमारा विकास हो रहा है, इस पर सब पे हुए, तो नैरेटिव नहीं बन रहा है सेम। बिना एक मोदी सरकार नैरेटिव पे काम कर रही है, श्रीजा सूर्यकांत खुद ऐसा बयान देते जिसपे नैरेटिव पर ठप्पा लगता है। नहीं, ये सवाल लोगों के मन में उठेगा, लेकिन मैं तो इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट मुख्य न्यायाधीश को बिल्कुल दूंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं। मैंने कहा ना कि मेरी विचारधारा और आपकी विचारधारा एक हो सकती है, मुख्य न्यायाधीश की विचारधारा और प्रधानमंत्री की विचारधारा एक हो सकती है। हमें विचारधारा से कोई दिक्कत नहीं है। एक जमाना था जब इंदिरा गांधी के ऊपर यह आरोप लगता था कि वो तो लेफ्टिस्ट विचारधारा से प्रभावित होकर बड़े बड़े फैसले कर रही हैं, और बड़ी गंभीरता के साथ ये आरोप लगा। जब 60 के दशक में इंदिरा गांधी पहले प्रधानमंत्री बनी थी, जब उनके खिलाफ सिंडिकेट्स के हमले हो रहे थे, और सिंडिकेट्स के बारे में कहा जाता था ये लोग राइट विंगर्स हैं, दक्षिणपंथी लोग हैं, और ये देश को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। तब इंदिरा गांधी ने के ऊपर आरोप लगा था कि वो लेफ्टिस्टों की सलाह ले रही है, उनके सलाह पे देश को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है। तो ये तो विचारधारा की लड़ाई चलती रहती है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की विचारधारा कुछ भी हो सकती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा कुछ भी हो सकती है, दोनों में साम्य भी हो सकता है। मेरी दिक्कत तब पैदा होगी एक पत्रकार होने के नाते, जब मुझे ऐसा लगने लगेगा कि सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसले कर रही है, या सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट आके कुछ बातों को कह रही। मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, ना मैं इसको इस तरीके से देखता हूं। मेरा मानना यह कि उनकी अपनी एक विचारधारा है, अपनी एक सोच है, नजरिया है, उसके तहत वो चीजों को देखते हैं। बेहतर यह होता कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने फैसलों के माध्यम से बोलते, न कि अपने ऑब्जर्वेशन के माध्यम से। उससे अनावश्यक तौर पर जो कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है, वो कंट्रोवर्सी पैदा नहीं होती। ये 71 लोग जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, ये भी बड़े गणमान्य लोग हैं। इसमें मैं भी नाम देख रहा था, इसमें जैसे कि पूर्व विदेश सचिव इसमें है के रघुनाथ, जिनका बहुत सम्मान है देश के अंदर। हर्ष मांदर इसमें है, साथ ही साथ इसमें एक बहुत ही उम्दा आईपीएस अधिकारी जूलिया रिबेरो हैं, जिन्होंने पंजाब के अंदर आतंकवाद को खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, जिनका देश में बहुत सम्मान। लोग ये कहते हैं कि जूलिया रिबेरो इस देश के बहुत ही काबिल पुलिस ऑफिसर्स में से एक रहे हैं। अगर वो इस बात को लेकर चिंतित हैं, जिस तरीके का बयान जस्टिस सूर्यकांत ने दिया है, तो मुझे लगता है कि उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए, देश को भी इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मेरा साफ तौर मानना है कि जस्टिस ने अगर कोई बात कही है और उस पर अगर कहीं रिएक्शन हो रहा है, तो ये कॉन्वर्सेशन देश में चलना चाहिए, ये विमर्श देश में होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में एक तरफ हमारे पास विकास की चुनौती है, औद्योगिकीकरण की चुनौती है, अर्बनाइजेशन की चुनौती है, कि ये देश तब तक विकसित भारत नहीं बन सकता जब तक इस देश के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकीकरण की गंगा नहीं बहेगी, जब तक बड़े पैमाने पर अर्बनाइजेशन नहीं होगा, तब तक नहीं होगी। आप कब तक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर चलते रहेंगे? और लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो विकास की जो नदी बहाई जा रही, जो गंगा बहाई जा रही है, ये अबाध गति से नहीं हो सकती है। इसको पर्यावरण का ध्यान रखना पड़ेगा, इसको जीव जंतुओं का ध्यान रखना पड़ेगा, इसको इंसानी जो संवेदनशीलता उसको ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगर अंधाधुंध तरीके से पहाड़ को काटेंगे, अगर आप अंधाधुंध तरीके से अरावली को काटेंगे और जंगलों का अगर आप नाश करेंगे, हरा भरा जो पेड़ है उसको नष्ट करेंगे, सिर्फ इस नाम पे एक नया शहर बसाना है, या फिर नई नई इंडस्ट्री लगानी है, नए 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 कारखाने लगाने हैं, नई खनिज पदार्थ को बाहर निकालना है, तो माइनिंग को लेकर इतना बड़ा विवाद चल रहा है। गोवा के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से विवाद चल रहा है, उड़ीसा में विवाद चल रहा है, झारखंड के अंदर विवाद चल रहा है कि भाई आप आंख बंद करके अंधाधुंध तरीके से आप हमारे पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, और अगर पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं तो इसकी कीमत इंसान को ही चुकानी होती है। तो ये एक डिबेट है कि इसीलिए कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ऐसा डेवलपमेंट जो हमारे जो मानवीय समाज है, जो पूरा यूनिवर्स है,
उसको ध्यान में रखे और उसको नुकसान न पहुंचे, उस तरीके का के डेवलपमेंट की बात की जा रही है। अब आपको अच्छी तरीके से याद होगा, जब कोविड हुआ तो ट्रम्प साहब ने क्या कह दिया, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, आप मास्क नहीं लगाएंगे। अब आप उससे नाराज हो सकते हैं कि यार तुम मास्क नहीं लगा रहे हो, तुम वैक्सीन नहीं लगा रहे हो, इससे तो आप रोग को बढ़ा रहे हो, लेकिन उनकी एक सोच है, आप उस सोच का क्या कर सकते हो। और ऐसे ऐसे लोग भारत में भी बहुत सारे लोग थे जिनको मैं जानता हूं कि वो एंटी वैक्सीन 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 के खिलाफ थे, उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई अंत तक, हालांकि वो स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। तो ये वैक्सीन पे डिबेट भी है, कई सवाल उठे। लेकिन फिर भी आजकल मैं कहूंगा कि मुख्य न्यायाधीश महोदय को अपने वक्तव्यों पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि उससे गलत तरीके का संदेश जाता है। बिल्कुल, आप पिछली बार भी कह चुके हैं कि सीजा सूर्यकांत को आत्मचिंतन करना चाहिए, और लेकिन उसके बाद भी कई बयान ऐसे आए, तो वो अलग बात है। जब सरकार और न्याय व्यवस्था की जब भाषा एक हो जाए, तो फिर कितना खतरनाक है। जस्टिस नागरत्ना ने, जस्टिस भुइयां की बेंच ने कहा था कि उमर खालिद को, जो यूएपी के केस में है, उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, कोई ऐसा केस ही नहीं है जो बाहर ना आ पाए। और काफी चर्चा हुई, उसके बाद जो याचिका खारिज कर दी, फिर 3 दिन की मिली, उस पर अभी ऊपर मामला गया है, वो भी नहीं हुआ। फैसलों में तो दिखाई दे रहा है न्याय व्यवस्था और सरकार की जब भाषा एक हो जाए तो कितना खतरनाक हो जाता है एक लोकतांत्रिक देश के लिए। बट इसका एक दूसरा पक्ष भी है, लोग कह सकते हैं कि जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस भुइयां जो है वो लेफ्ट लिबरलवादी हैं, वो वामपंथी सोच से प्रभावित हैं, वो उदारवादी सोच से प्रभावित हैं, और वो उस तरीके के फैसले कर रहे हैं। तब दूसरा पक्ष ये कह सकता है कि भाई आप उमर खालिद को कैसे आप जमानत दे सकते हैं, उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप है, दंगे फैलाने के आरोप है। ये भी तो इस सच्चाई का एक पक्ष ये भी तो है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। तो जो बात जस्टिस सूर्यकांत पे लागू होती है, वही बात जस्टिस नागरत्ना पर भी लागू होती है। और इसीलिए आपने देखा कि एक ही मसले पे 2 बेंचेस की 2 अलग अलग राय है। एक बेंच उमर खालिद को जो है वो कहता कि आपको बेल नहीं मिलेगी और अगले 1 साल तक भी आप बेल के लिए अपील नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ नागरत्ना की बेंच इसका कहना है कि भाई आप लंबे समय तक किसी को जेल में नहीं रख सकते हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पहली बेंच का जो फैसला था वो बहुत संकीर्ण दृष्टि से देखा गया फैसला था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कौन सी बेंच सही है। मेरी विचारधारा के हिसाब से नागरत्ना की बेंच सही लगती है, आपकी विचारधारा के हिसाब से जो पहले वाली बेंच थी वो उसकी बात सही हो सकती है। तो लोकतंत्र में इस तरीके के टकराव तो होंगे विचारधारा को लेकर, मुझे उस टकराव से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं उस कुर्सी पर आपके अपने बयानों की वजह से लोगों के मन में ये भ्रम फैलता है, या लोगों के मन में ये पीड़ा पहुंचती है कि आप एक खास विचारधारा की वजह से ही असली सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं, और कानून का जिस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए उसको आप नहीं कर पा रहे। ये बात जस्टिस नागरत्ना पर भी लागू होती है और यह बात जस्टिस सूर्यकांत पर भी लागू होती है। तो मेरा तो स्पष्ट तौर पे कहना है कि जजेस शुड स्पीक थ्रू देयर डिसीजंस, थ्रू देयर वर्डिक्ट्स, नॉट थ्रू देयर ऑब्जर्वेशंस। पिछले कुछ ऐसे फैसले आए हैं जिनका जिक्र करना अब ठीक नहीं रहेगा, तो फैसलों से भी आशुतोष जी कुछ ना कुछ तो बोला ही गया है, उसके बाद ही सवाल और ज्यादा उठे थे। बिल्कुल सही एक बात है। हमारे सीजीआई थे, देखिए, वो फैसला करने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करके वो मांग रहे थे, वो भी एक विचारधारा, और जब आपकी आस्था फैसलों में दिखने लगे तो फिर सवाल खड़े हो जाते हैं। देखिए वो जो सवाल था, जो आप नाम नहीं ले रहे, मैं नाम लेता हूं, जस्टिस चंद्रचूड़ का जो सवाल था, जो उन्होंने अयोध्या के मसले पर कहा था कि हम लोग चिंता में बैठे हुए थे क्या करें, और अचानक मुझे ईश्वरीय प्रेरणा मिली और फिर उसके बाद हमारा रास्ता खुल गया। वहां पे ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर नहीं था कि जस्टिस चंद्रचूड़ की विचारधारा क्या है। सवाल इस बात को लेकर यह है कि आपका काम कानून की बारीकियों को देखकर उसका इंटरप्रिटेशन करना है और उसके हिसाब से फैसला करना है कि जो मुकदमा आपके सामने लाया गया है वो मुकदमा सही पक्ष क्या है, उसमें इंसाफ कहां पे छुपा हुआ है। वो आप कानून की नजर से देखेंगे, आप अपने विवेक और अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। अगर ईश्वरीय प्रेरणा की अगर आप बात करेंगे तो वो हर आदमी की एक धार्मिक आस्था है। आपकी भी एक धार्मिक आस्था हो सकती है, मेरी भी एक धार्मिक आस्था हो सकती है, लेकिन मैं जब न्याय की कुर्सी पर बैठा हूं तो मेरा धर्म क्या है, मेरी धार्मिक प्रेरणा क्या है, ये हमारे फैसलों को गवर्न नहीं कर सकती। हमारे फैसलों को गवर्न तो संविधान ही करेगा, और संविधान आस्था पर टिका हुआ नहीं है, संविधान धर्म पे टिका हुआ नहीं है, संविधान रीजन पे टिका हुआ है, विवेक पे खड़ा हुआ है, तर्क पे खड़ा हुआ है, मानव सभ्यता के संतुलन पे खड़ा हुआ है। तो अगर
उस वो जो उन्होंने बात कही थी वो दरअसल एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो मूल आत्मा है उसके खिलाफ वो बात जाती कि आप तर्क के आधार पर फैसला नहीं कर रहे हैं, आप संविधान की रोशनी के आधार पर फैसला नहीं कर रहे हैं, आप प्रेरणा कहीं और से ले रहे हैं। अगर वो ये कहते हैं कि मैं दिक्कत में था, मुझे रास्ता नहीं सूझ रहा था और उसमें मुझे संविधान के से प्रेरणा मिली, तो उसमें कोई गलत नहीं था। लेकिन जब आप कहेंगे कि धार्मिक प्रेरणा मिली, ईश्वरीय प्रेरणा मिली, तब आप संविधानेतर सत्ता के माध्यम से आप फैसला करना चाहते, इसलिए वहां पे दिक्कत थी। इसीलिए मैंने कहा कि मैं ये कह सकता हूं कि भाई अगर आप पेड़ नहीं काटेंगे तो विकास कैसे होगा, ये मैं कह सकता हूं। अगर पहाड़ नहीं काटेंगे तो विकास कैसे होगा। दूसरा कह सकता है कि आप पेड़ क्यों काटेंगे, क्योंकि पेड़ काटने से तबाही मचेगी। इन दोनों के बीच में कहीं संतुलन होना चाहिए कि तबाही भी ना हो और विकास भी हो जाए, पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और विकास भी हो। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि आप हाईवे बनाना चाहते हो पेड़ ना कटे, वो तो होगा। पहाड़ों के बीच में भी खोद के रास्ता तो बनाना पड़ेगा। क्या दोनों के बीच में कोई संतुलन हो सकता है, सवाल इस बात को लेकर। इसलिए मैं ना तो 71 लोगों ने जो चिट्ठी लिखी है ना मैं उसका विरोधी हूं और ना ही जस्टिस सूर्यकांत ने जो कहा मैं उसका विरोधी, मैं दोनों का विरोधी नहीं। मुझे लगता है कि सच इन दोनों के बीच में कहीं पे है, वो संतुलन बहुत जरूरी है। सिर्फ अकेले पर्यावरणविद जो कह रहे हैं वो भी पूरी तरीके से उचित नहीं है, जो अबाध विकास की बात कर रहे हैं वो भी पूरी तरीके से उचित नहीं है। विकास को पर्यावरण का ध्यान रखना पड़ेगा और पर्यावरण को विकास का ध्यान रखना पड़ेगा और इसके बीच में कोई रास्ता बने, संतुलन बने तो ज्यादा बेहतर विकास होगा। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.